नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। 23 जनवरी को ही सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। उन्होंने साल 1920 में ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठित ICS की परीक्षा पास करने के बाद भी उन्होंने वह नौकरी नहीं की थी। अंग्रेजी सल्तनत के खिलाफ वह लगातार आवाज उठाते रहे। कांग्रेस पार्टी ने सुभाष चौक में स्थित नेताजी की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के कई सदस्य सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश में महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ आजाद हिंद फौज का गठन किया था, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही। कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के जिला ग्रामीण अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ला भगत व जिला शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू रहे। उनके साथ साथ जिला कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर सुभाष चौक में दोपहर 12 बजे कांग्रेस पार्टी द्वारा पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पुष्पांजलि अर्पित की गई एवं उनके विचारों से लोगों को अवगत कराया गया। इसके बारे में आप बताइए। सुभाष चंद्र जी हमारे मान्य नेता थे भारत के। ये 1879 23 जनवरी में इनका जन्म हुआ था। ये महान प्रतिभा के धनी थे। ये जब BA ऑनर्स किए कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी में इनके ये चौथे स्थान में थे। जानकी दास बोस के घर में इनका जन्म हुआ था। पिताजी इनको ICS बनाना चाहते थे, ICS ये बने भी। ये चौथे नंबर पे इनका चयन हुआ, लेकिन इनकी जो अंतर की प्रतिभा थी कि देश हित में ये काम करना चाहते थे, आज़ादी के लिए काम करना चाहते थे, तो ICS छोड़ के इनने और देश के हित में काम करना चालू किया। 1838 में हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1839 में फिर ये निर्वाचित हुए, लेकिन गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध निर्वाचित हुए, इसलिए इनने इस्तीफा दे दिया। आज़ाद हिंद फौज बनाई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह के नारे के साथ ये नेता हमारे यहाँ काम कर रहे थे। तमाम विदेशियों से इनने समर्थन भी हासिल कर लिया था, जर्मनी वगैरह में मुसोलिनी से मिल के। लेकिन दुर्भाग्यवश इनका 1945 में प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पूरा भरपूर काम तो ये नहीं करे, लेकिन इनका जो कार्यक्रम रहा देश की आज़ादी के लिए और देश के हित के लिए, तो हम लोग ये उद्देश्य ये रहता है कि इनके बताए हुए मार्गों पे चलने का प्रयास करें। इनका जो भी कार्य था, अगर हम लोग कुछ भी एक भी बात इनका काम कर सके तो हम लोग ये मानेंगे कांग्रेसी के धन्य हैं। सुभाष चंद्र जैसे बोस पैदा हों, फिर से पैदा हो, हम लोगों के बीच में कोई आए और उनकी बताए हुए रास्ते पे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर एक भी काम उनके वाला किया हुआ काम हम लोग कर सकें तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे, सब कांग्रेसी धन्य मानेंगे। बहुत रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे के निर्देशानुसार सभी विभागों के निर्माण कार्यों की समीक्षा के लिए प्रत्येक गुरुवार को बैठक की जाती है। इसी क्रम में आज भी निर्माण कार्यों की समीक्षा हेतु कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित बैठक संपन्न हुई। यह बैठक 12 बजे से 2 बजे तक चली। बैठक में रीवा कलेक्टर ने विभागों के सामने आने वाली गड़बड़ियों को सुधारने के निर्देश और महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। बता दें कि बैठक में लोक निर्माण विभाग, नेशनल हाईवे PIU, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल संसाधन विभाग, बाणसागर परियोजना, सड़क विकास निगम तथा योजना विभाग की स्वीकृति निर्माण कार्यों के प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा बैठक के लिए कार्यपालन यंत्री को लोक निर्माण विभाग का नोडल अधिकारी बनाया गया। सभी संबंधित अधिकारी निर्माण कार्यों की प्रगति के साथ साथ बैठक में उपस्थित रहे। रीवा कृषि महाविद्यालय के छात्रों से मारपीट की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की स्थानीय लोगों से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई, जिससे छात्र बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि हॉस्टल के छात्र कई दिनों से उत्पात मचाया करते थे और घरों में जाकर तोड़फोड़ भी करते थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीते कई दिनों से हॉस्टल के छात्रों के द्वारा स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की जा रही थी। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों
का तो यहाँ तक कहना है कि 50 से अधिक घरों में छात्रों द्वारा तोड़फोड़ की गई। बीती रात भी विवाद हुआ था। मामला इतना बिगड़ गया कि एक बार फिर से सुबह दोनों गुटों में हरिजन बस्ती और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद में हरिजन बस्ती के लोगों ने छात्रों को पीट कर लहूलुहान कर दिया, जिसमें से घायल छात्रों का इलाज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। हाँ, मेरी गाड़ी है सर। और यही लड़कियों के चक्कर में आए और सब रोज आते थे और बस। कितने लोग होते हैं? कम से कम 40 लोग थे। कहाँ के रहे लड़के? एजी कॉलेज, सब एजी कॉलेज के लड़के थे। यहाँ कितने बजे? 9-10 के करीब आए हैं रात में 10 बजे। अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि एग्रीकल्चर कॉलेज के सामने एग्रीकल्चर कॉलेज के बहुत सारे छात्र वहाँ पे इकट्ठे हैं, कुछ नारेबाजी वगैरह कर रहे हैं। और उस सूचना पर यहाँ मैं मौके पर पहुँचा था तो लड़कों ने ऐसा बताया है कि हरिजन बस्ती के लोगों ने, कुछ लोग आए थे उनके छात्रावास में कल जो है और उनके साथ कोई विवाद हुआ है। और अभी ज़्यादा जानकारी नहीं पाई है। छात्रों को ये समझाया गया है कि वो सड़क पर नारेबाजी न करें, कॉलेज के अंदर चल के और अपने कॉलेज के डीन साहब से या प्रिंसिपल साहब के साथ बैठ के बात कर लें। मैं भी वही अंदर कॉलेज के अंदर जा रहा हूँ, वहाँ बैठ के छात्रों की समस्याएं सुनूंगा और जो भी उचित कार्रवाई होगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। सर, कई छात्र घायल हुए। अभी कोई छात्र में घायल दिखाई नहीं दिया है, लेकिन छात्रों का कहना है कि 3 छात्र घायल हुए हैं। वो लोग अस्पताल गए हैं। मैंने थाना प्रभारी मैया को अस्पताल जाकर देखने को कहा है। अगर वहाँ किसी छात्रों के साथ कोई मारपीट हुई है, किसी को चोट लगी है, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने 8वीं और 5वीं की परीक्षा में बड़ा बदलाव किया है। स्कूल शिक्षा विभाग के नए निर्देश के अनुसार 8वीं और 5वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न में की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने 8वीं की परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी कर दिए हैं, जिसके अंतर्गत छात्र स्वयं के स्कूल में परीक्षा नहीं दे पाएंगे। परीक्षा के लिए शासन के द्वारा दूसरा केंद्र बनाया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा प्रश्न पत्र राजधानी भोपाल से आएगा। आपको बता दें कि वैल्यूएशन के लिए टीम बनाई जाएगी। जिले में 5वीं के 20,073 छात्र हैं, तो वहीं 8वीं के 15,007 छात्र अध्ययनरत हैं, जिनकी परीक्षा बोर्ड पैटर्न के आधार पर होगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे माफिया मिशन का प्रदेश भर में क्रियान्वयन जारी है। प्रदेश के साथ साथ रीवा जिले में भी जिला प्रशासन द्वारा माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। जिले भर में तालाबों की भी जमीन संकट में है, जिन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि माफियाओं पर पाबंदी लगाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रीवा में भी जिला प्रशासन द्वारा माफियाओं पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर द्वारा बसंत कुर्रे से जब यह प्रश्न पूछा गया कि जिले की स्थिति क्या है, तो उन्होंने बताया कि रीवा जिले में ज्यादा बड़े माफिया नहीं है और जो हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हम लगातार रेत माफिया, भू माफिया पर प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है। प्रदेश में हमने देखा कि किस तरह से बड़े माफियाओं पर सरकार नकेल कस रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रदेश को माफिया मुक्त करना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से हुई बैठक में कहा था कि मेरे पास माफियाओं की लिस्ट है, आप कार्रवाई करिए, मैं उस लिस्ट में टिक करता जाऊंगा। इसके बाद से ही प्रशासन प्रदेश को माफिया मुक्त कराने में जुट गया है। जहाँ तक इस अभियान का जो आपने प्रश्न किया है, रीवा जिले में खनिज और रेवेन्यू इनक्रोचमेंट्स और यहाँ पर आपके जो कोरेक्स इस तरह की जो कॉफ सिरप हैं वो नशे के रूप में उपयोग यहाँ पर होती हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि माइनिंग, रेवेन्यू और खनिज विभाग जो है लगातार इसमें कार्रवाई कर रहा है। बड़े माफियाओं को अगर देखें तो यहाँ पर कोई भी बड़ा माफिया रीवा में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश थे वो भी क्लियर हैं कि माफिया के नाम पर जो छोटे मोटे लोग हैं उनको तंग ना किया जाए और माफिया बताकर अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान न किया जाए। शासन की योजना गरीबों के लिए मुसीबत बनकर खड़ी हो गई है, जिसमें गरीबों को मिलने वाली आवास योजना पूरी तरह ठप्प दिखाई देती नजर आ रही है। शहडोल जिले में सभी पंचायतों में गरीब को मिलने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना जिले में पंचायत कर्मियों के लिए मुसीबत बन गई।
गरीब मजदूर से मजदूरी तो करा ली गई, लेकिन शासन के द्वारा मजदूरों का मजदूरी भुगतान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शासन के मनरेगा भुगतान के लिए पैसा नहीं है। भुगतान न होने के कारण शासन की योजनाओं में काम करने वाले मजदूर काम करने से मना कर रहे हैं, जिससे कि जिले में चल रहे शासन की योजनाओं में ढीलापन देखने को मिल रहा है। अब देखना है कि कब तक शासन इन मजदूरों की मजदूरी का भुगतान कर पाता है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। नाम है आपका? चंद्रशेखर सिंह, कौन से गांव के हैं? साखी ग्राम पंचायत। ये प्रधानमंत्री आवास योजना आपके नाम पे आया है जी। अच्छा, ये कब से बन रहा है आपके यहाँ? ये बहुत काफ़ी दिनों से आया। नहीं तो ये बंद पूरा क्यों नहीं हुआ अभी तक? पूरा वही मनरेगा का पैसा नहीं आ रहा है हमारे पास। मजदूरी आप भी करते हो? हाँ, हम भी कर रहे हैं। पैसा भी नहीं मिला? मनरेगा का नहीं मिला पैसा। काम जो किए हैं आप? काम किए हैं। कितने लोग काम किए हैं यहाँ? हम यहाँ 5-6 लोग किए। अच्छा, तो इसीलिए पैसा न मिलने के कारण काम रुका है? जी। आप सरपंच सेक्रेटरी को बताइए ये बात। जी बताया। क्या बोलते हैं वो? बोलते हैं डाल देंगे, खाता में आ जाएगा। तो कब आएगा नहीं पूछे? अब नहीं पूछे हैं सर। चलो ठीक। क्या नाम बताए? चंद्रशेखर सिंह। नारायण पटेल। क्या काम करते हैं आप? मिस्त्री आना करते हो सर? मिस्त्रीगिरी करते हैं। ये प्रधानमंत्री जो आवास बन रहे हैं, आपने ये ठेका लिया हुआ है जिस मकान का, जी। तो काम क्यों नहीं कर रहे हैं पूरा? अरे सर वो पैसे नहीं दे रहे हैं, क्या पूरा करूं सर? कौन नहीं दे रहा पैसा? मकान मालिक। क्या बोलते हैं मकान मालिक? मकान मालिक थोड़ा सा पैसा दे दिया, लकड़ी लगवा लिया है। अब कहता है मनरेगा पैसा आगे ढलाई कराओगे। अब मेरा भी काम फंसा दिया, मेरे भी फंसा लिया है। तो कल को बोला हूँ भाई जल्दी करो, और मैं अपना सेंटिंग उखाड़ ले जाऊँगा। अच्छा, हाँ, पेमेंट नहीं दे रहे हैं? पेमेंट नहीं दे रहा। चलिए, क्या नाम बताए? जगत नारायण पटेल। ठीक ठीक। दिनेश आगरे सर। अच्छा, ये सरपंच ग्राम पंचायत साखी। अच्छा, ग्राम पंचायत साखी सरपंच हैं आप जी। ये आपके ग्रामीण में क्या है, साखी में कई प्रधानमंत्री आवास योजना आए हुए हैं जी, जिसमें लोगों के पूरे नहीं हो पा रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि हम लोगों का पेमेंट, जो मजदूरी हम लोग कर रहे हैं उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है। क्या कारण है सर? जैसे क्या है कि मनरेगा का मास्टर अपन निकलवाते हैं और मास्टर भर के भेज देते हैं, और वहाँ से पेमेंट मतलब मजदूरी भुगताने नहीं आ रहा है। आज मान लीजिए कि महीनों से, महीना 2 महीनों से मान लीजिए कि पेमेंट नहीं हो रहा है, जिस कारण से क्या है कि मजदूर काम भी करना नहीं चाहते हैं कि भाई हमको नगद मिल नहीं रहा है तो हम क्यों करें। इस वजह से अब जैसे हम लोगों को भी कहते हैं कि भाई दिलाओ, तो हमारा जो काम है। आपने किसी अधिकारी को ये सूचना दी कि भाई वहाँ मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, मजदूरी भुगतान नहीं हो रहा है? हाँ सर, संबंधित अधिकारियों से भी हमने चर्चा किया। जनपद में मैं तो जाते नहीं रहता हूँ, वहाँ भी मैंने इस बात को रखा कि सर क्या है कि समय समय पर न भुगतान आ रहा है, न किस्त आ रहा है, तो कैसे काम पूरा हो सकता है। तो यही बोलते हैं कि भाई सरकार के पास पैसा नहीं है। चलिए, क्या नाम बताया अपना? दिनेश आगरे। ठीक। सिंगरौली जिले में स्वास्थ्य विभाग लोगों की सेहत बिगाड़ने का काम कर रहा है। नियमों को ताक पर रखकर खुले में दवाई जलाई जा रही है, जबकि नियम है कि मेडिकल वेस्ट खुले में ना जलाया जाए। अब कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि दृश्य किसी सामान्य आग या अलाव का नहीं, बल्कि यहाँ पर मेडिकल वेस्ट जलाया जा रहा है, वह भी रात के अंधेरे में, ताकि कोई देख ना सके। सामान्यतः इस बात को सभी जानते हैं कि मेडिकल वेस्ट कचरा खुले में जलाना कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे कई खतरनाक और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैस निकलती है। इसी वजह से मेडिकल वेस्ट कचरा जलाने के लिए बाकायदा प्लांट होता है, या तो एक बड़े गड्ढे में कचरे को ऐसे जलाया जाता है ताकि उसका प्रदूषण बाहर ना आ पाए। लेकिन सिंगरौली का स्वास्थ्य विभाग शायद इन नियमों को नहीं मानता, तभी तो ठीक अस्पताल के बगल में न सिर्फ दवाइयां खुले आम जलाई गई, बल्कि अस्पताल के कुछ रिकॉर्ड भी जलाए गए, और यह सब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की मौजूदगी में हुआ। लेकिन महोदय की सेहत को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कैमरे देखकर CMHO महोदय भाग जरूर निकले। कलेक्टर से जब इस मामले में बात की गई तो उन्होंने इसे बिल्कुल नियम विरुद्ध माना और उन्होंने जांच के बाद कार्यवाही की बात कही है। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। जिला अस्पताल में जो एक्सपायरी दवाएं हैं उनको बाहर जलाया जाता है, कुछ कागजात भी जलाए जा रहे हैं। आपसे जानकारी मिल रही है। परसों भी मेरा एक वीडियो मिला था कि मतलब उन्होंने पुरानी दवाओं को मतलब जला रहे थे। मैं तत्काल जानकारी लिया हूँ, इसलिए मैं मतलब रिपोर्ट बुलाई। मतलब उनको जिस प्रकार से विहित रूप से मतलब डिस्पोज करना उसी प्रकार करना चाहिए। इस प्रकार मतलब ऐसा खुले नहीं करना चाहिए, है ना। उनसे पूरा रिपोर्ट भी ले रहे हैं।
क्या क्या किया गया? सर यदि जानकारी सही मिलती है तो क्या कुछ कार्रवाई करेंगे मतलब जो नहीं तो दूसरों से भी चेक करा लेंगे मतलब क्या किया गया? सर साथ साथ कुछ रिकॉर्ड भी जलाए गए हैं, वो भी मतलब चेक कर लेते हैं क्या क्या मतलब किया गया। जी थैंक यू। गोविंदगढ़ बांसा थाना खरीदी केंद्र में आज दिनांक 23 जनवरी 2020 शाम 4 बजे रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा एवं गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धान की खरीदी तिथि बढ़ाए जाने और किसानों को बारदाना तत्काल उपलब्ध कराने को लेकर गुड़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह के द्वारा दूसरे दिन भी किसानों के हित की लड़ाई जारी है। बता दें कि किसानों की खरीदी बंद हो जाने के कारण वर्तमान विधायक श्यामलाल द्विवेदी किसानों के धरने पर बैठ गए थे, तो वहीं अब रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। गुड़ विधायक ने धरने की शुरुआत की है। जिले में अभी भी 17,000 किसानों की धान नहीं बिक पाई है। विधायक और सांसद ने आगाह किया है कि अगर सरकार नहीं जागी तो आंदोलन इसी तरह निरंतर जारी रहेगा। और अभी हजारों किसान ऐसे हैं जिनका एक दाना धान नहीं खरीदा गया। पानी की वर्षा की वजह से उस समय शासन ने कहा कि नहीं अभी वर्षा समाप्त हो जाए तब करेंगे, और वर्षा ख़त्म हुई, किसान यहाँ आया है तो न इनके पास बोरे हैं, न खरीदी का कोई कार्यक्रम चल रहा है, न इनका अभी पोर्टल खुला है। तो इस वजह से ये किसान जाए तो जाए कहाँ। तो आखिरकार इनको 4 महीने उसमें मरे, पैसा लगाया, खाद दिया, बीज दिया, जुताई किया, बुवाई किया, कटाई किया, गहाई किया, और इनको नोटिस जा रही ऊपर से कि पैसा जमा करिए, कर्ज भी लगते हो। जब आप ना हमारा धान ले रहे हैं ना हमारी उपज आप ले रहे हैं, ऊपर से कर्जे की नोटिस दे रहे हैं, तो इसलिए आज मजबूरन किसान कर रहे हैं लोग। तो क्योंकि अब इन लोगों ने किसान यहाँ के मतदाताओं ने हम लोगों को जिम्मेवारी, विधायक जी को हम सबको जिम्मेवारी दी है, तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। और किसान आज परेशानी की स्थिति में, अभी एक किसान तो आईसीयू में भर्ती। यहाँ अगर इस तरह से कार्यक्रम चल रहा है ठंडी में, कौन क्या किसकी मौत कब आ जाएगी यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। तो मरना है, चाहे घर में मरे चाहे यहाँ मरे, ये सब कर रहे हैं। हम लोग भी साथ में, विधायक जी लगे हुए हैं। उनके पूरे गुड़ क्षेत्र के एक भी खरीदी केंद्र ऐसा नहीं जहाँ पर 100-200 ट्रैक्टर न खड़े हों। हजारों किसान आज इस ठंडी के मौसम में आसमान के नीचे अपनी रात गुजार रहे हैं। ट्रैक्टर ट्राली के अंदर घुस करके लोग पड़े हुए हैं। तो अब सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ना है। हमारी तो केवल इतनी मांग है कि किसानों की आप धान खरीद लो, बरदाने नहीं हैं बरदाने दे दो। जब तक ये नहीं होगा तब तक तो लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जी आप क्या कहना चाहते हैं? सांसद जी ने जो किसानों के परेशानी की बात की है, वो किसान यहाँ स्वयं मौजूद हैं। सब 15-15, 20-20 दिनों से, महीनों से पड़े हैं। जिनकी धान तौल गई है उनका पैसा नहीं मिला है, जिनका तारीख बढ़ाई नहीं जा रही है, 20 तारीख से खरीदी बंद है। यहाँ देख लीजिए करीब 200 ट्रैक्टर खड़े हैं। हमारे गोविंदगढ़ की खरीदी केंद्र में करीब 300 ट्रैक्टर खड़े हैं। टीकर का भी यही हाल है। जितने भी खरीदी केंद्र हैं गुड़ विधानसभा क्षेत्र के ही नहीं, पूरे जिले में ये आंदोलन वहाँ जवा में आदरणीय हमारे विधायक त्योथर वो श्यामलाल जी द्विवेदी कर रहे हैं। मऊगंज में प्रदीप पटेल जी बैठे हैं धरने में। तो ये समस्या कोई सिर्फ विधानसभा गुड़ क्षेत्र की नहीं है, पूरे रीवा जिले की है और पूरे मध्य प्रदेश के किसानों की है। अभी जो विधानसभा का सत्र 2 दिनों का था, सिर्फ यही चर्चा रही। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जहां कमलनाथ जी विधानसभा में खड़े होकर कह रहे थे कि कोई समस्या ही नहीं है किसानों की, आप लोग यहाँ बातें करने आ जाते हैं। आप ये स्वयं देख लें फील्ड में, और ये बात उनको मुख्यमंत्री जी को अपने मीडिया के माध्यम से पहुँचाएं कि किसानों का दर्द जो ये झेल रहे हैं। यहाँ 20-20 दिन से इस ठंडी में किसान पड़े हुए हैं, ट्रैक्टर लिए, ट्रैक्टर का किराया दे रहे हैं। अब उनको धान का कुछ मिलना नहीं है। सरकार खरीद भी लेगी तो उनका ट्रैक्टर का किराया ही नहीं वसूल होगा। लेकिन ताहम उनके विचारों की इस समस्या को देखते हुए उनके धान जो भी है तुरंत खरीदी जाए, बारदाने नहीं है, खरीदी की डेट बढ़ाई जाए, पोर्टल चालू किया जाए। और ये लड़ाई तो अब
और हम यदि जल्दी से जल्दी समस्या का हल नहीं हुआ तो सांसद जी के नेतृत्व में पूरे जिले में ये लड़ाई और संघर्ष का रूप लेगी। ये हम लोगों का संकल्प है किसानों के हित में। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।